कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसमें शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है शब्द, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है स्वर, ऑप्शन नंबर डी वर्ण। जल्दी से कमेंट करना है अपने अपने उत्तर को और नॉलेज अपनी अपनी चेक करिए कि आपको इन प्रश्नों में कितने प्रश्न आपको सही हैं। आज के प्रश्नों में कुल प्रश्नों की संख्या 18 है और एक प्रश्न आपको दिया जाएगा कमेंट करने के लिए। तो कुल प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो 19 होंगी। ठीक है, तो इसका जल्दी से कमेंट करिए उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि वर्ण है। ठीक, सबसे पहले जब मनुष्य पृथ्वी पर आया भाषा सीखी, ठीक है, बोलकर। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे विकास हुआ तो उसने लिखना सीखा। क्या सीखा? लिखना। क्लियर है ना? जब लिखना सीखा तो उसके बाद जब धीरे धीरे और विकास हुआ तो उन्होंने जब लिखना सीखा तो किस रूप में लिख रहे थे, ये भी याद रखना है, चिन्ह के रूप में लिख रहे थे। कोई चीज़ है चिन्ह बना देते थे तो वह उनका क्या होता था, लिखना होता था। अब जब चिन्ह के रूप में लिखना सीखा तो धीरे धीरे और विकास हुआ तो वर्ण उन्होंने बनाना सीखा। अब जब वर्ण बनाना सीख गए तो वर्णों से ही क्या बने, शब्द बने। क्या बने? शब्द। तो शब्द इन्होंने सीखा। आप शब्दों से क्या बन गए, वाक्य बने। क्या बने? वाक्य। अब वाक्य से क्या बने, भाषा बनी। क्या बनी? भाषा। तो इतना याद रखना है, भाषा। ठीक है, तो यानी कि लिखना सीखा, फिर लिखा कैसे, चिन्ह के रूप में, और चिन्ह के रूप में जब लिखा तब उन्होंने क्या सीखा, वर्ण। ठीक, वर्ण बनाना सीखा। जब वर्ण लिखना सीखा तो वर्ण से क्या बने, शब्द बने, और शब्द से वाक्य बने, और वाक्य से क्या बनी, भाषा बनी। तो यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, इतना याद रखना, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन नंबर सी शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर डी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। जल्दी से कमेंट करना है अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है का, खा, ऑप्शन नंबर बी या, रा, ऑप्शन नंबर सी चा, जा, ऑप्शन नंबर डी टा, अड़ा। जल्दी से कमेंट करना अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी से कमेंट करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि का, कमा, खा। कंठ है, ध्वनियाँ का और खा है। क्लियर है ना? आकुह, विसर्जनीय, नाम, कुंठा। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतना शब्द ये हटा देना है, यहाँ से इतना शब्द। ठीक है, तो यहाँ से कैसे, ये ऊ की मात्रा जो लगी है इसको ये भी काट देना है। क्लियर है ना? ये शब्द, ये मात्रा काट देना है।
मतलब यहाँ पर छोटा आ गया, तो ये छोटा आ में आपको लिख लेना है छोटा आ कमा बड़ा आ। ठीक, ये का शब्द आया तो यहाँ से लिख लेना का वर्ग, का वर्ग। क्लियर है ना, का वर्ग। अब इसके बाद ये शब्द आया हा, तो यहाँ पर हा लिख लेना। क्या लिखना है, हा। यहाँ पर विसर्जनीय, तो यहाँ पर विसर्जनीय का यहाँ पर लिख लेना विसर्ग। क्या लिखना है, लिख लेना विसर्ग। विसर्जनीय का लिख लेना विसर्ग। क्लियर। तो यानी कि आ यानी कि छोटा आ बड़ा का वर्ग, हा और विसर्ग, ये क्या है, कंठ है। क्या है ये सब, क्या है, कंठ। का वर्ग का मतलब का खा गा घा अंगा, और छोटा आ बड़ा आ ये क्या है, और हा शब्द। और विसर्ग, विसर्ग मतलब अंग आह, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। याद रखना है क्या कहलाते हैं, कंठ ध्वनियाँ। तो यानी कि का और खा ये किस में आते हैं, का वर्ग में आते हैं। तो का वर्ग में आते हैं का और खा, तो इसलिए ये क्या हो गए, कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो कंठ ध्वनियाँ क्या है, का खा है। या और रा नहीं होंगे क्योंकि इसमें छोटा आ बड़ा आ आता है कंठ ध्वनिया में, और का वर्ग के शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं, और हा क्या आते हैं, वर्ण आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि डा और ढा। ठीक, तो जो मूर्धन्य व्यंजन हैं डा और ढा। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं यह याद रखना है। री होता है, री से ऋषि वाला। टा वर्ग होता है, टा वर्ग जानते हैं, टा ठा डा ढा आड़ा। ठीक, ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। और इसके साथ में रा होता है और शा होता है, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन, यानी कि मूर्धा कहलाते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए खा और घा, ऑप्शन नंबर बी का गा, ऑप्शन नंबर सी था धा, ऑप्शन नंबर डी फा भा। जल्दी से कमेंट करना अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, का गा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, का और गा। ये हमारे अल्प प्राण वर्ण जो है ना कहलाते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण याद रखना कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ अल्प प्राण, ठीक, और दूसरे साइड लिखे दे रहा हूँ महाप्राण, महाप्राण। ठीक, तो ये याद रखना कैसे, यहाँ पर एक शब्द लिख लेना का, तो दूसरा क्या हो जाएगा, खा, यहाँ लिखना लेना है। ठीक, तो यहाँ जब खा हो गया तो तीसरा क्या आएगा, गा, तो गा यहाँ लिख लेना है, और फिर चौथा यहाँ पर घा आएगा, फिर यहाँ पर अंगा आएगा। क्लियर। तो यानी कि का गा अंगा ये हमारे अल्प प्राण है। तो यहाँ से देखिए मैचिंग क्या मिल गई, बी वाली ऑप्शन है ना। तो बी आपका ऑप्शन सही है, का और गा क्या है आपके अल्प प्राण वर्ण है। ठीक है, महाप्राण खा और घा। अब और कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण, तो ये भी ध्यान रखना, जितने भी व्यंजन हैं है ना, का से लेकर के लास्ट तक सारे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अगला व्यंजन जैसे हमने कहा चा है, चा, तो अगला क्या होगा, छा। ठीक, यहाँ होगा जा, यहाँ होगा झा, यहाँ होगा। ठीक, तो इस तरीके से लिख लेना है। और जितने यानी कि पहला तीसरा पांचवा, यानी कि वर्ण यानी कि व्यंजन में पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण होता है वो हमारा क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि जो या रा ला और वा ये हमारे अल्प प्राण होते हैं, और शाखा साहा हमारे महाप्राण होते हैं। शाखा शाहा हमारे महाप्राण होते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं।
निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए शा, ऑप्शन नंबर बी इया, ऑप्शन नंबर सी गा, ऑप्शन नंबर डी जा। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इया। इया जो है ना नासिक व्यंजन है, और इसका एक बहुत आसान सा ट्रिक है, नासिका पंचमा छरो। क्लियर? तो यहाँ से ट्रिक से क्या निकला, नासिका पंचमा छरो में कौन कौन से अक्षर होते हैं यानी वर्ण होते हैं? एक होता है अंगा, दूसरा होता है इया, तीसरा होता है अड़ा, चौथा होता है ना, और पांचवा होता है मा। ये जितने वर्ण हैं ये हमारे नासिका पंचमा छरो यानी नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं, याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कंठ तालव्य। छोटा आ या बड़ा धन, छोटी ई या बड़ी ई मिल करके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये ध्यान देना, ये हमारे क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ। और ये हमारे कहलाते हैं तालु। क्लियर है ना? तो कंठ और तालु मिल करके क्या बनाते हैं? कंठ तालव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंठ तालव्य बनाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी उत्साह। जल्दी से कमेंट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है 8 नंबर, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी उत्साह। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली। ये दिल्ली क्या है? आपका द्वित्व व्यंजन है। अब इसको याद कैसे करेंगे? द्वित्व का मतलब ये याद रखना है। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि संयुक्त व्यंजन के विषय में। संयुक्त व्यंजन जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, याद रखना है। पहला होता है संयुक्त यानी कि मूल रूप से संयुक्त होता है, और दूसरा होता है क्या? द्वित्व। क्या होता है? द्वित्व। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो द्वित्व। क्लियर? तो द्वित्व होता है। अब संयुक्त क्या होता है? जैसे कि हमने कहा आधा ता लिखा, सा लिखा। ठीक, तो यानी कि किसी वर्ण मतलब कोई वर्ण होगा, आधा वर्ण होगा, और कोई दूसरा पूरा वर्ण मिल करके क्या बना रहे हो? एक शब्द बना रहे हो। ठीक, जैसे कि हमने कहा ये शब्द लिखा उत्सव। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? संयुक्त हो गया। हमने कहा द्वित्व जैसे हमने कहा कोई वर्ण है आधा, ठीक, और वही वर्ण पूरा भी लिखा हो, वही वर्ण क्या हो? पूरा लिखा हो, तो वो क्या कहलाता है? द्वित्व। जैसे कि हमने लिखा दिल्ली। क्या लिखा? दिल्ली। तो ये आपका बन गया द्वित्व व्यंजन। क्लियर है ना? तो उत्सव यानी कि कोई आधा वर्ण और कोई दूसरा पूरा वर्ण मिलकर के संयुक्त वर्ण बनाते हैं। ठीक है, यानी कि संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। और इसी तरीके से कोई वर्ण आधा वर्ण होता है और वही पूरा वर्ण जुड़ करके क्या बनाते हैं? द्वित्व व्यंजन बनाते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सा खा शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रकंपी, ऑप्शन नंबर बी स्पर्शी, ऑप्शन नंबर सी संघर्षी, ऑप्शन नंबर डी स्पर्श संघर्षी। तो जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? सी संघर्षी। शा खा साहा संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी कौन से कहलाते हैं? ये भी ध्यान देना। चा है, छा है, जा है और झा है,
ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और संघर्षी कौन से? सा ख शा हा हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो खा के नीचे इस तरीके से लिखा हुआ है ये, ठीक। गा के नीचे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये नोक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोक्ता। नोक्ता खा, नोक्ता गा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नोक्ता खा, नोक्ता गा। ऑप्शन नंबर बी ए आए, ऑप्शन नंबर सी ओ मतलब छोटा ओ बड़ा ओ, ऑप्शन नंबर डी सा और शा। इनमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, खा कामा गा। तो जो नोक्ता खा और कामा नोक्ता गा ये हमारे क्या कहलाते हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ। नवीन विकसित ध्वनियाँ का कहने का मतलब वो हैं वह ध्वनियाँ जो कहीं अलग से आई हों, है ना, तो उन्हें हम क्या नवीन विकसित ध्वनियाँ कहते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए खा, ऑप्शन नंबर बी चा, ऑप्शन नंबर सी पा, ऑप्शन नंबर डी भा। जल्दी से कमेंट करना है आपको अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भा, यानी कि घोष वर्ण है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर आ घोष के बारे में, ठीक है। आ घोष, तो आ घोष की बात जब आ जाए, किसकी? आ घोष की, ठीक है। तो आ घोष की जब बात आ जाए तो यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना, वर्गीय व्यंजन का पहला व दूसरा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का पहला व दूसरा वर्ण कमा सा खा कामा शा, ठीक। शा खा कामा सा ये क्या है? हमारे आ घोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आ घोष कहलाते हैं। क्लियर? और बाकी हमारे जितने वर्गीय व्यंजन हैं वो हमारे सघोष या घोष कहलाते हैं। तो इनमें से देखेंगे कि अब इसमें आपको मैं बता दूं कि 1 और 2 जो लिखा वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा, पहला दूसरा जैसे हमने कहा का वर्ग है तो का और खा, यदि का और खा आ जाता है तो ये हमारे आघोष कहलाते हैं। लेकिन अगर जो गा आ जाता है तो वह हमारे साघोष, घा आ जाता है तो साघोष, और अंगा आ जाता है तो हमारा साघोष होगा। क्लियर है ना? साघोष कहो या घोष कहो, तो ये हमारे साघोष या घोष कहलाते हैं। क्लियर? लेकिन ये हमारे आघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आघोष। क्लियर? तो इस तरीके से पहला दूसरा वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा जो वर्ण होता है वो हमारा आघोष कहलाता है, और शेष बाकी हमारे क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 12, नोक्ता का, नोक्ता गा, नोक्ता जा, नोक्ता फा यानी ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत की, ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी की, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी की, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भाषाओं की। जल्दी से कमेंट करना आपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से है अरबी फारसी की, जो नोक्ता का, नोक्ता गा, नोक्ता जा, नोक्ता फा यह जो ध्वनियाँ हैं यह हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ध्यान रखना है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 51, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 53। जल्दी से कमेंट करना है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो स्वरों की संख्या होती है, यानी कि जो स्वर होते हैं हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने? 11। आयोग वाह कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, आयोग वाह कितने होते हैं? तो ये भी याद रखना है, 2 होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है व्यंजन, मतलब व्यंजन कितने होते हैं, यानी कि व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। क्लियर? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? कितने संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं?
बोलो। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। द्विगुण कितने होते हैं? द्विगुण कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। द्विगुण द्विगुण होते हैं 2। ठीक, जैसा कि नाम से ही पता चला, द्विगुण। तो द्विगुण कितने होते हैं? 2। ठीक, तो इन सबको जब जोड़ेंगे 11, 2, 33 और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। क्लियर? तो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। यानी कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर संयुक्त जो दे रखा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखना है। संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ, छात्र, ज्ञ, छ, त्र और ज्ञ। क्लियर है ना? और एक और होता है स्र। यानी कि ये 4 हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर ए मूल स्वर, ऑप्शन नंबर बी घोष वर्ण, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण, ऑप्शन नंबर डी तालव्य। जल्दी से कमेंट करना अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त वर्ण। यानी कि ये हमारे छा ध्वनि के अंतर्गत आती है। कौन? संयुक्त वर्ण। ठीक है। अब छा किन वर्णों से मिलकर के बना है? याद रखना है। जो छा है वो किन वर्णों से मिलकर के बना है? वो याद रखना है। आधा का, धन, सा, यानी षटकोण वाला शा। तो यानी कि का, धन, शा से मिलकर के छा बना हुआ है। त्र किससे मिलकर के बना है? ये भी ध्यान देना है। तो आधा ता प्लस रा से मिलकर के त्रा बना हुआ है। ठीक, इसके बाद ज्ञा, ज्ञा किससे मिलकर के बना है? तो याद रखना है, ज्ञा जो है ना आधा जा, धन, इया से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, आधा जा, धन, इया से मिलकर के बना हुआ है। और अगर जो स्र की बात की जाए, स्र, तो स्र किससे मिलकर के बना है? आधा शा, सलजम वाला शा है ना, आधा शा प्लस यानी कि धन रा से मिलकर के बना हुआ स्र। यानी कि क्लियर है ना? तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारे सारे क्या हैं? ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर बी छ, ऑप्शन नंबर सी त्रा, ऑप्शन नंबर डी ज्ञा। जल्दी से कमेंट करना अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि का जो है ना हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है ना का वर्ण के बाद आता है। क्लियर है ना? तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये तो आप जानते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, तो 4 ये होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं। छ है किससे मिलकर के बना होता है? ये भी ध्यान देना, आधा का है ना, का और छ और खा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि का। क्लियर है ना? तो हिंदी शब्दकोश में छा जो है ना का वर्ण के बाद आता है। याद रखना है, छा जो है ना का वर्ण के बाद आता है। क्लियर है ना? तो छा, जैसे कि छा कैसे बनता है ये भी ध्यान देना है। छा जो है ना का, धन, शा है ना, तो से मिलकर के बना होता है। तो का के बाद क्या आता है? छा। तो यह भी ध्यान देना है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है? क्या है? का है। क्लियर?
अब जैसे हमने कहा त्र, त्र किन मतलब जो त्र है हिंदी शब्दकोश में त्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो ये भी ध्यान देना है। त्र कैसे लिखेंगे, ता आधा ता धन रा, है ना। तो ता वर्ण के बाद आता है कौन, त्र, ये भी ध्यान देना है। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जा प्लस इया, यानी कि जा धन इया। ऑप्शन नंबर बी आधा जा धन इया। ऑप्शन नंबर सी आधा जा धन धा। ऑप्शन नंबर डी आधा जा धन न्या। क्लियर। तो जल्दी से कमेंट करना है अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आधा जा धन इया, यानी कि इससे संयोग से बना है। किससे, आधा जा धन इया वर्णों के संयोग से बना है। कौन, मतलब ज्ञ बना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आघोष वर्ण कौन सा है। आघोष वर्ण कौन सा है। हमने ट्रिक बताया था 1 2 शा खा शा, है ना, शा खा सा, तीनों सा, है ना, शा खा और तीनों सा, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आघोष कहलाते हैं। याद रखना है। क्लियर है ना। तो देखिए 1 2 कौन है, 1 2 इसमें से कोई नहीं। शा खा सा में से कोई है, हाँ ये देखिए ये है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आघोष वर्ण कहलाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए मूर्धा, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी तालु, ऑप्शन नंबर डी दंत। जल्दी से कमेंट करना है। तो घा का उच्चारण स्थान बी यानी कि कंठ है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, आपको कमेंट करना है। ठीक है। तो इनमें आपको यह बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए ढा, ऑप्शन नंबर बी ज्ञा, ऑप्शन नंबर सी अंगा, ऑप्शन नंबर डी अड़ा। तो इनमें से आपको कमेंट करना है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है। और हाँ, आज की वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो अगले दिन फिर लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।